अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसको देखिएगा, इसमें बहुत से शॉर्टकट्स भी सीखेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं सीक्वेंस से। सीक्वेंस की डेफिनेशन तो आपने बुक में पढ़ी हुई होगी। एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन रियल नंबर होती है, नेचुरल नंबर होती है, और इसकी रेंज रियल नंबर भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। सीक्वेंस के लिए एक लफ्ज और भी और इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं। बाज बुक्स पर लिखा होता है कि ये दोनों सेम चीज हैं, लेकिन बेटे दोनों में फर्क होता है। दोनों में फर्क कर देते हैं। सीक्वेंस कहते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया, कुछ आसान लफ्जों में नंबर्स की अरेंजमेंट को सीक्वेंस कह देते हैं। बस एक पैटर्न चल रहा है 2 4 6 8, ये चलता जा रहा है। आप देख सकते हैं इस नंबर्स को बनाने का एक पैटर्न है कि इसमें 2 ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 आ गया, और सो ये चलता जा रहा है। लेकिन प्रोग्रेशन में और सीक्वेंस में फर्क क्या होता है देखिएगा। हम सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन को सीक्वेंस नहीं कह सकते। क्यों? देखिएगा, बस एक फ्रैक्शन में टर्म्स लिखिए, 1/5, 2/10, 3/15, 4/20। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मिलके टर्म्स बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर में 1 ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर में 5 ऐड हो रहा है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, इसे प्रोग्रेशन कहते हैं और इसे सीक्वेंस नहीं कह सकते हम लोग। सीक्वेंस में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वह है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें एक ही नंबर को ऐड करने से अगला नंबर आता जाए, एक फिक्स नंबर ऐड करने से। वैसे 5, मैंने 5 ऐड किया 10 आ गया, फिर 5 ऐड किया 15 आ गया, फिर 5 ऐड किया 20 आ गया। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसको a डॉट p से भी जाहिर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम a डॉट p लिखा करेंगे, और आप लोग भी इस चीज का ख्याल करेंगे कि जब भी a डॉट p आए तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस हुआ करेगी। अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपने इसकी लास्ट टर्म को n से जाहिर करते हैं, फॉर्मूला याद किया होगा, a1 प्लस n माइनस 1d में यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। या a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, मतलब ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सा नंबर ऐड करने से अगला नंबर आ रहा है। तो इसमें 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, तो यहाँ पर d 5 होगा, इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं और d से जाहिर करते हैं। n इसमें होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। फर्स्ट की एक सीक्वेंस है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, इसको a1 से जाहिर करते हैं। बाद ऑफ एंटी टेस्ट में इसको t1 से भी लिखा जाता है। सेकंड टर्म को a2 से जाहिर कर रहे हैं, बाद ऑफ एंटी टेस्ट में इसको a2 से भी लिखा जाता है। फर्स्ट यहाँ पर इसकी कोई लास्ट टर्म है 100, इसको an कहते हैं या tn से भी जाहिर करते हैं, ये सीक्वेंस की लास्ट टर्म है। यहाँ पर एक शॉर्टकट फार्मूला हम सीखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस की अगर हमें देख रहा हूँ ये 5, 10, 15 से लेकर 100 तक, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो n फाइंड करने का एक फार्मूला वही होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ओवर कॉमन डिफरेंस प्लस n। दोस्तों इस फार्मूले से हमारे पास इस सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं। इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं। वैसे एक एंटी टेस्ट के मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 131 एंड 259 आर डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 131 और 259 के दरमियान में है, जो 3 के टेबल पे आते हैं, यानी कि 3 पे डिवाइड होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक सीक्वेंस बनानी है जो 3 के टेबल को फॉलो करनी होगी। तो देखना है इसमें अगला नंबर कौन सा ऐसा होगा, फर्स्ट नंबर जो 3 पे डिवाइड होगा वो होगा 132। आपने देखना है यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है, इसे नेक्स्ट या इससे पिछला नंबर जो 3 पे डिवाइड होता है, तो इससे पिछला नंबर है 258। अब इसका मतलब ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म बन गई और ये लास्ट टर्म बन गई। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो ये फार्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू 258 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। मैंने d की जगह 3 क्यों लिखा, हमें कहा गया था यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें 3 चाहिए, जो 3 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब हर अगला नंबर 3 का जंप के बाद आएगा, जैसे 3, 6, 9, तो 3 का जंप आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 8 में से माइनस कीजिए 2 6 आ गया, इसमें माइनस कीजिए 2 आ गया, 1 आ गया, 3 पे डिवाइड कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, 3 का टेबल प्लस 1, तो हमें आंसर आ गया 43। इसका मतलब हुआ कि 131 और 259 के दरमियान 43 टर्म्स हैं जो 3 पे डिवाइड होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं।
जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक सीक्वेंस है जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसकी थर्ड टर्म 5 है, 10 टर्म 50 है और इसकी हमें 50 टर्म फाइंड करनी है। हमें क्या भी देगा इन एपी। तो देखिए हम इसमें शॉर्टकट सीखेंगे कि अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना हो तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। A3 हमारे पास अगर हम इसको हम लेंथ देखें जिस हम पहले एफएससी वगैरह में करते हैं तो ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम देखेंगे इसको 1 मिनट में हमने कैसे करना है, बल्कि उससे भी कम टाइम में। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका देखिएगा। तो इसमें से लार्जर टर्म है 10, जैसे यहाँ पर उसकी 50 टर्म है, थर्ड टर्म की वैल्यू 50 है, इसको माइनस करते हैं 50 माइनस 15, और इसी तरह इनको भी आपस में माइनस कर दें 10 माइनस 7, इनको माइनस करके हमारे पास बेटे कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो ये इसका बड़ा शॉर्टकट मेथड है। एफएससी में आप जानते हैं इसके फॉर्मूला लगाते हैं a1 प्लस 2d, इसका a1 प्लस 9d, इनको प्लस माइनस करके हम d की वैल्यू निकालते हैं। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 35, नीचे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 3 था तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो 5 d की वैल्यू आ जाएगी। देखा आपने कितनी जल्दी से हमारे पास d आ गया। तो ये d निकालने का शॉर्टकट मेथड है। बाद एंटी टेस्ट में ये भी पूछ लेता है कॉमन डिफरेंस कितना है, तो यही पे एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में उसने पूछा था कि 50 टर्म फाइंड करें, तो 50 टर्म का फिर आगे एक शॉर्टकट लगाएंगे। यहाँ देखेंगे इन दोनों में से बड़ी कौन सी टर्म है 10, तो लिख देंगे a10। अब 10 में कितना ऐड करेंगे 40 आएगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस में 40 ऐड करेंगे 40d, यानी कि 40 टाइम d ऐड करने से 10 टर्म में 50 टर्म आ जाएगी। तो 10 टर्म कितनी थी 50 प्लस 40, d की वैल्यू 5 है। उम्मीद है सॉल्व करना आपकी मुश्किल नहीं है। यहाँ आ जाएगा 200 और इसमें ऐड करने से 250 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी 50 टर्म 250। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। ये भी बड़ा ही प्यारा शॉर्टकट है और ये आईटी टेस्ट में आया हुआ है, नस्ट में आया हुआ है। ये नस्ट का क्वेश्चन है जी। फॉर एन एपी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। यहाँ पर देखिए A1 की बजाय उसने नस्ट में T1 से जाहिर किया है कि T1 जो है आपके पास वो 3 है और जो 10 टर्म है वो 39 है। हमें सम फाइंड करना है। S10 का मतलब है 10th टर्म का सम फाइंड करना है। तो 80 में वही मेथड लगा सकते हैं। सम फाइंड करने के फॉर्मूले दो होते हैं वैसे। एक ये है आपके पास n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1 से लेकर 10 तक हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम n की जगह 10 लिख देंगे, यहाँ पर 10 आएगा, 10/2 फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पर 10 टर्म आ जाएगी जो कि 39 है। सिंप्लीफाई करते हैं आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा 42.5 आ जाएगा। 42 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी याद रखिएगा, Sn is equal to n/2 2a1 प्लस n-1d। इस फॉर्मूले को भी यूज करके हम सम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने ये मेथड लगाना हो तो फिर कॉमन डिफरेंस के लिए हम यही वाला मेथड यूज करेंगे जो भी हमने यहाँ पर किया था। नेक्स्ट एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है। यहाँ पर हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ द एनएपी ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म। अरिथमेटिक सीक्वेंस की 100 टर्म्स को ऐड करें हुज मिडिल टर्म इज 50। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दी जाए और उसकी मिडिल टर्म दे दी जाए तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है सम फाइंड करने का 100 टर्म्स को। मिडिल टर्म जो भी आपको दी है फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, ये शॉर्टकट मेथड है। मिडिल टर्म को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। तो बेटे इसको आप लाजमी नोट कर दीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है जिनको सम करना है 100 और इसी की मिडिल टर्म कितनी है 50। तो 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास सम आ जाएगा 5000। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। यहाँ पर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला सीखेंगे। अगर आपको दो नंबर दिए जाए ए और बी, उनका अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो आप दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह आपके पास उसका अरिथमेटिक मीन आ जाता है। अगर आपको कहा जाए कि मसलन 5 और 15 के दरमियान एक नंबर या दो नंबर अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो इसका बड़ा आसान तरीका होता है। जब भी ये अरिथमेटिक मीन आते हैं किसी नंबरों के दरमियान तो उससे हमेशा अरिथमेटिक सीक्वेंस बनती है। मसलन चलिए आपके पास एक अरिथमेटिक मीन चाहिए 5 और 15 के दरमियान, तो इन दोनों का मीन ले लीजिए 5 + 15/20 तो आपका 10, तो ये 10 आ जाएगा। तो इस तरह अगर कई दफ़ा हम कहते हैं दो नंबर फाइंड करें तो वो ऑप्शन में पता चल जाता है हमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो ये लॉजिक आपके ज़हन में होगी तो ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बड़े प्यारे शॉर्टकट लिखे हुए हैं बेटे। अगर आपके पास कह देता है फाइंड द
सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो बेटे 1 से लेके 100 को ऐड करना मुश्किल काम है, कैलकुलेटर भी नहीं होता, तो हम सिंपल ये फॉर्मूला लगाया करेंगे नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2। n का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, तो 100 प्लस 101/2 ये 50 आ जाएगा, और 50 को 101 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका सम आ जाएगा। इसी तरह बाद में वो कहता है, ये आप देखिए 135 कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सम। जितने भी नंबर कहेगा 100 ऑड नंबर का सम, तो n की जगह 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ वो कहते हैं इवन नंबर्स का सम 2 4 6, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, इनको याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इनको लाजमी याद कर लीजिएगा। अक्सर एंट्री टेस्ट में इसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि इसको जब हम टेक्स्ट बुक में सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, इसको अर्थमेटिक मीन की इक्वल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसका बड़ा प्यारा शॉर्टकट सीखेंगे। जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन फाइंड एन दिस एक्सप्रेशन a की पावर n प्लस b की पावर n over a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b। n की वैल्यू चाहिए, तो बेटा इसका बड़ा आसान साल है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर की पावर होगी इसको नीचे रखें, 0 की इक्वल कर दें, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर होगा n इज इक्वल टू 1। यहाँ एक और एग्जांपल लिखी गई है इसी पैटर्न के मुताबिक, n की वैल्यू फाइंड करें। अगर इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए, ये अर्थमेटिक मीन हो बिटवीन a and b, तो बेटा इसका भी वही शॉर्टकट है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 की इक्वल कर लें और n की वैल्यू आ जाएगी -99, मतलब n की जगह -99 लिखने से ये वाली एक्सप्रेशन अर्थमेटिक मीन बन जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं हम जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसको बनाते हुए किसी भी एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। जिस फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसे कॉमन रेशो कहते हैं, परसेंट 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16, 32 और आगे सोन ये चलता जा रहा है। इसी तरह सीक्वेंस की कोई भी लास्ट टर्म होगी उसे n टर्म कहते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को t1 या a1 कहते हैं, इसको t2 कहते हैं, इसी थर्ड टर्म को 3 कहते हैं और लास्ट टर्म को nth टर्म कहते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और इसमें जो हमें देखना होगा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे कहते हैं कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे आता है, दो कंसेक्टिव टर्म लेते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें तो आपके पास कॉमन रेशो आ जाता है। कुछ फॉर्मूले आपने दोस्तों ध्यान में रखने हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अगर आपको nth टर्म चाहिए हो, लास्ट टर्म चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है a1 into r की पावर n। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को आपने ऐड करना हो और उसकी nth टर्म को ऐड करना हो तो उसका फॉर्मूला a1 into r की पावर n minus 1 over r minus 1, अगर r 1 से ग्रेटर हो तो, और अगर r 1 से लेस हो तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो ये नया फार्मूला बन जाता है। बस इसमें थोड़ा सा ये फर्क करते हैं, ये लास्ट में सॉल्यूशन के अंदर हमें माइनस कॉमन लेना नहीं पड़ता, हमने फार्मूले में कॉमन ले लेते हैं। और लास्ट हम फार्मूला पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना। इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड किया जा सकता है, आगे जाके हम देखेंगे भी थोड़ी देर में किसको ऐड कर सकते हैं और किसको ऐड नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर आपने इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना हो इसका फॉर्मूला होता है a1 into 1 minus r। और बेटे यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है कि r की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐड नहीं कर सकते। इसी को हम 2 एमसीक्यूज इसकी वजह से करते हैं मजीद। वैसे क्वेश्चन लिखे फाइंड द सम ऑफ 2 + 4 + 8 so on till n/2 टर्म्स। सबसे पहले तो आप जब एंटी टेस्ट में आप देखेंगे सम का क्वेश्चन आ गया है तो आपको डिसाइड करना होगा वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, या जैसे हमने पहले देखा था नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए हमें अंदाजा हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। r की वैल्यू 2 आ रही है जो कि 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब हमने सम फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगा देंगे। ये नस के पास पेपर का क्वेश्चन है, नस में आ चुका है। ये आमतौर पे हम एफएससी में जितने भी क्वेश्चन करते हैं n/2 होता है, स्टूडेंट n/2 देख के घबरा नहीं जाते हैं। इसी तरह अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस में भी आ जाए n/2 तो जो चेंज हम यहाँ पर करेंगे वही सेम अर्थमेटिक सीक्वेंस के फार्मूले में चेंज आ जाएगा। ये फार्मूला आपके सामने लिखा है a1 into r की पावर n-1 over r-1, हम फार्मूले में वैल्यू लिख देते हैं a1
2 है। फर्स्ट टर्म कहलाते हैं, A1 को कहते हैं फर्स्ट टर्म जो कि 2 है। और आता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे आता है देखा भी है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 की पावर n। अब यहाँ पर सम है n टर्म्स का, लेकिन यहाँ पर हम कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, n/2 टर्म्स का, तो n की जगह बेटे n/2 आ जाएगा। ये वो चेंज है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। r की वैल्यू 2 - 1 सिंप्लीफाई कर देते हैं, नीचे तो 1 आ जाएगा और अंदर वाला जो ब्रैकेट के बाहर 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका एलसीएम लेके आंसर लिख लें, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, ये एक्सेल टेस्ट में आता है, फास्ट में भी कई दफा आ चुका है। 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/8। 7 की जगह यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है और पावर में भी कोई भी नंबर आ सकता है। कहते हैं ये किसकी इक्वल है। बेटे इसका बड़ा अक्सर क्वेश्चन देखे बच्चा घबरा जाता है, आप भी जरा सोचिएगा, शाबाश, सोचना शुरू करें कैसे आएगा जी। उम्मीद है आपने सही सोचा होगा। सबकी बेसिस सेम है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेटे मैथ्स का रूल है, अगर मल्टीप्लाई टर्म्स हो रही हैं, बेसिस सेम है, तो पावर को क्या करते हैं, ऐड। तो बेटे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इनको ऐड कर लें। अब ये सम ऑफ इनफिनिटी का फॉर्मूला में यहाँ पर पढ़ा है, ये देखिए a1 × 1 - r। 7 की पावर में ये फॉर्मूला लगा देते हैं। a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म है 1/2। आगे क्या आएगा 1 - r। r है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे आएगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें, या आप सिंपल देख लें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको बार बार मल्टीप्लाई करने से सीक्वेंस का अगला नंबर आ रहा है वो 1/2 है। अगर नाम आइडिया हो तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, फ्रैक्शन में होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/2 आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 - हाफ, आप सोचिए क्या होगा जी, 1 आ जाएगा, 7 की पावर 1/2, नीचे 1/2 आ जाएगा, 1 - हाफ होगा, हाफ से कट जाएगा, 7 की पावर 1, यानी कि आपका आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं जी। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज भी उसी टाइप का है। यहाँ लिखा है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, और यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है 1/2 की पावर n। इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये हमने सीखना है। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, n की वैल्यू पहली कीमत 1 है, 1/2 की पावर 1 ऊपर लगा लें, अगली नंबर आगे सम, सिग्मा को सम होता है, प्लस करें, n का अगला नंबर 2 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब। बेटे ये कहाँ तक चलता जाएगा, सो लास्ट टर्म इसकी यहाँ लिखी होती है इन्फिनिटी। बाद दफा ऐसा भी कह देता है कि वो इसकी कोई 10 टर्म्स 100 टर्म्स फाइंड करें, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 1/4 1/8। तो ये वही सीक्वेंस बन गई है जो हमने डिवाइड किया था इस तरह का, और इस पे फॉर्मूला वही लगा देंगे, a1 × 1 - r। बेटा यही क्वेश्चन बाद दफा आ जाता है कि वो कहते हैं कि यहाँ पर n की जगह आ जाता है सिग्मा, n की वैल्यू 1 से लेके 1000 तक 1/2 की पावर है। बेटे वही काम करेंगे, 1/2 आ जाएगा, सेम उसी तरह 1/4 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, कितनी टर्म्स, 1000 टर्म। अब इस पर हम इसके आमतौर पे इस क्वेश्चन के साथ लिखा भी होता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सम ऑफ दिस। तो बेटे हम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाया करेंगे, जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में r 1 से कम हो रहा होता है तो हम उसकी नंबर ऑफ टर्म ज्यादा दी होती हैं, तो इस तरह की हम लाखों करोड़ टर्म्स भी ले लें तो उसका आंसर चंद पॉइंट्स पे 0.1 या 0.2 से ज्यादा नहीं आता। इससे जब अप्रोक्सीमेट का लफ्ज इस्तेमाल किया हो तो यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला लगा लेंगे जो ऊपर लगाया था, दोबारा भी लगा लेते हैं। a1 की कीमत 1 - r, इसको कर दे सिंप्लीफाई तो आंसर आ जाएगा 1, जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। आप देखा होगा इस तरह के एमसीक्यूज भी हमारे पास लिखे होते हैं, कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रिपीटिंग डेसिमल, जैसे 0.25 0.0025 0.0025। बेटे इससे रिकरिंग नंबर कहते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। रिकरिंग नंबर के ऊपर 2 डॉट बना देते हैं या ऊपर लाइन लगा देते हैं। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन में चेंज करते हुए बेटे इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो क्या इसे कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। इस दफा भी एमसीक्यूज आ जाता है कि इसका नाम पूछ लेते हैं कि इसकी वल्गर फ्रैक्शन क्या है। बेटे हम यहाँ पर शॉर्टकट सीखेंगे। शॉर्टकट क्या है, जो नंबर यहाँ पर लिखा है 25 वो लिख लें। अब देखिए इनकी तादाद कितनी है, डिजिट्स की तादाद कितनी है। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो जितने डिजिट्स होंगे हर डिजिट के मुकाबले में 9 आ जाएगा। ये मैंने रेस किया, आप इसकी ट्राई कीजिए, शाबाश। 1 to 5 कितने डिजिट्स हैं जी, आपने सही कहा 1 to 5। अब आप बेटा अपने आप से पूछिए कितने 9 आएंगे नीचे,
हर डिजिट्स के मुकाबले में एक 9 आएगा। तो देखिए ये कितना शॉर्टकट मेथड है, चंद सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। अब जानते हैं इसको जब हम रेगुलर क्लास में करते हैं तो इस पर बहुत टाइम लगता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब फर्क क्या आ गया कि एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर डॉट नहीं है, तो इसका शॉर्टकट क्या होगा सोचिएगा जरा, शाबाश जी, सोचना शुरू करें जी। आपने सही सोचा, क्या बेटा, लिखेंगे 325 टोटल नंबर लिख लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला नंबर जिसके ऊपर डॉट नहीं था, 3 ओवर। अब यहाँ पर क्या होगा, जितने डिजिट्स हैं उतने 9 आएंगे। यहाँ पर तो वो था जब कोई डिजिट भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर डॉट ना हो। यहाँ पर एक डिजिट ऐसा आ गया है जिसके ऊपर डॉट नहीं है, मतलब ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका क्या तरीका होगा, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 9 आ जाएंगे। कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो उतने 0 आएंगे, एक 0 आएगा, ये 0 आया जितने नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे थे। माइनस कर दीजिए इसी तरह 322 ओवर 990, इसका आंसर आ जाएगा जी बेटा, शाबाश। अब यहाँ पर आप कोशिश करके देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, कोशिश कीजिए, क्या होगा 4362 टोटल नंबर आ जाएगा। माइनस करेंगे वो डिजिट्स जो रिपीट नहीं हो रहे, वो कौन से हैं, 43, इसमें से 43 माइनस कर दीजिए। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, 2 डिजिट्स, 2 9 लगा दें। कितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, उतने 0 आने। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा था तो एक 0 आया, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो 2 0 आएंगे। इनको माइनस करके लिख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में देखेंगे। पीछे जब मैंने सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था यहाँ पर, तो आपको बताया था कि सम ऑफ इन्फिनिटी के लिए आर के ऊपर कंडीशन होती है कि आर की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। देखिए आर की वैल्यू 1 से क्यों लेस होनी चाहिए वो भी हम समझते हैं, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब भी देख लेते हैं। बेटे आसान लफ्जों में कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी भी ऐसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को जिसको हम ऐड कर सकते हो, जिसका सम पॉसिबल हो, जिनको ऐड कर सकते हैं उसे कन्वर्जेंट कहते हैं, और ऐसी सीक्वेंस जिसको सम नहीं कर सकते उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कन्वर्जेंट क्या है और डाइवर्जेंट क्या है। बेटे देखिए फर्ज किया मैं आपको हर 1 मिनट बाद 2 रुपये दे रहा हूँ, फिर पहले 2 दिए, इसका मल्टीपल 4 दिया, फिर इसका मल्टीपल 8 दिया, फिर 16, ये पैसे मैं आपको देता जा रहा हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ मैं सारी जिंदगी पैसे देता जाऊँगा, खत्म नहीं होगा क़यामत तक। तो बताइए इसका सम क्या होगा, इन्फिनिटी का मतलब चलता जाता है। आप सोचिए नंबर पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, आप सोचें कि आप इनको ऐड कर सकते हैं जी, आपका आंसर क्या होगा सोचिए, शाबाश जी, आपने सही सोचा, हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि नंबर पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट। लेकिन बेटे अगर आपकी नंबर पहले से लेस हो रहे हो तो हम इनको ऐड कर सकते होते हैं। जैसे देखिएगा इस एग्जांपल में 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अब ये नंबर छोटे होते जा रहे हैं, जैसे ये 0.5 होगा, ये 0.25 होगा, इसका मजीद और डेसिमल में छोटा होता जाएगा, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है, जिसको ऐड कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। और यहाँ पर हमेशा आर की वैल्यू 1 से लेस होगी और यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर थी, तो जब भी आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी हम सम नहीं फाइंड कर सकेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, इसे डाइवर्जेंट कहेंगे। जब आर की वैल्यू 1 से लेस होती है हम इसे सम कर सकते हैं, इसे कन्वर्जेंट कहते हैं। इसी के बारे में एक एमसीक्यू भी लिखा है, विच वन इज कन्वर्जेंट। तो आप हमको हर ऑप्शन के बारे में सोचना है कि इनको ऐड कर सकते हैं, -1, -2, -3। सोचिए आगे चलता जा रहा है, कब तक, इनफाइनाइट तक, सारी जिंदगी क़यामत तक चलता जाएगा। ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। आंसर तो बहुत छोटा नेगेटिव आएगा, लेकिन पता है कितने नंबर्स हैं। आगे चलते हैं, इसका मतलब डाइवर्जेंट है ये। अब देखिए 1 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4। आर की वैल्यू 1/2 आ रही है, 1 से लेस है, ऐड कर सकते हैं, ये कन्वर्जेंट है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखते हैं सी ऑप्शन को भी, 1 + 1 2 + 1 3, सोन चलता जा रहा है, कब तक, इनफाइनाइट तक। ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते, डाइवर्जेंट। 2 ऐड कर दीजिए 4 में 2 ऐड कर दीजिए 6, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट टर्म्स है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, ऐड नहीं कर सकते, ये भी डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकाला था, इसी तरह 2 नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है +- AB।
इसका भी एमसीक्यूज आपके पास में हो जाता है। फर्स्ट के आपके पास नंबर लिखे हैं 4 लिखे हैं आपके पास 16 लिखे हैं, कहते इसके दरमियान कौन सा ज्योमेट्रिक मीन आएगा इसके दरमियान। तो सिंपल आपने ये करना है, यहाँ फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लिख देनी है 4 + 16 मल्टीप्लाई सॉरी कर देनी है 64 √8 आ जाएगा। अगर तो ये प्लस वाली सीक्वेंस है तो यहाँ पर +8 आएगा, और अगर माइनस वाली सीक्वेंस होती तो -8 आएगा। इस तरह 2 के बजाय 3 नंबर भी आ सकते हैं, और ये बैक सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाते हैं। इनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, 4 कॉमन रेशो सॉरी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16, तो कॉमन रेशो सेम होगा हमारे पास। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट, फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द x² - 10x + 9। कहते हैं इसका अरिथमेटिक, इनके जो रूट्स आएंगे उनका अरिथमेटिक मीन और उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड करें। तो देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यहाँ पर होता है x² - xx + b = 0। यहाँ पर इनके रूट्स का सम होता है और यहाँ इनके रूट्स का प्रोडक्ट आता है। इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे उनका यहाँ पर सम क्या होगा कि 10, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 9। तो उसने क्या अरिथमेटिक मीन, तो सोचिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है दो वैल्यूज का चाहिए अरिथमेटिक मीन, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, 10 को 2 पे डिवाइड करते यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो वो कैसे आएगा, रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, √9 तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है देखिए अगर हम इसको वैसे करते, इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स फाइंड करते, फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकालते और ज्योमेट्रिक मीन निकालते, तो इसका काफ़ी लेंथी काम हो जाना था। लेकिन हमने इसका शॉर्टकट क्या सीखा, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगी, यहाँ माइनस होता है तो ये सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरह हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। ये एक वाला क्वेश्चन भी नस पे भी आ चुका है और फास्ट पे भी आ चुका है, इसी तरह की मुख्तलिफ टर्म्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह हमने एक और क्वेश्चन देखा, एक टर्म दी होती है, इस तरह की एक्सप्रेशन दी होती है, कहते हैं n की वैल्यू फाइंड करें अगर ये ज्योमेट्रिक मीन हो। याद करें कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था अगर अरिथमेटिक मीन हो तो उसका शॉर्टकट क्या था जी दोस्तों, याद कीजिए, शाबाश आपने सही सोचा, नीचे वाली रकम को 0 के बराबर पुट कर देंगे। लेकिन बेटे अगर वो ज्योमेट्रिक मीन कहेगा तो जो भी नीचे रकम वाली रकम लिखी होगी उसको -1/2 के इक्वल करके आंसर आएगा, ये शॉर्टकट है। अरिथमेटिक मीन में क्या था, डिनोमिनेटर में जो भी पावर होगी n वाली उसको 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। वैसे अगर ये अरिथमेटिक मीन होता, अगर अरिथमेटिक मीन होता तो मैं इसको 0 के इक्वल करता तो n की वैल्यू 1 आ जाती, क्या ख्याल है आपका। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो क्या करेंगे, -1/2 के बराबर करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1 उधर चला जाएगा और +1 हो जाएगा, 1 में से हाफ माइनस करें तो हाफ आंसर आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्म में n की जगह 1/2 लिखने से ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बनेगा और अरिथमेटिक मीन की फॉर्म में 1 लिखने से। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है और इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज आ जाते हैं पेपर में, आपको इस तरह का किसी न किसी टेस्ट में जरूर एक जो है एमसीक्यूज मिलेगा और इस एमसीक्यूज से हमको बहुत फायदा होने वाला है। कहते हैं कि इसका सम फाइंड करें। अब इसका सम हम देखते हैं कि यार टाइम बड़ा लगता है, पहले जो डिसाइड करते हैं कौन से सीक्वेंस है, तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, आमतौर पे आप इसकी 2 टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आंसर क्या आएगा 10। इसकी 2 रकमों का सम 10 है, इसका मतलब यहाँ पर SN होगा और नीचे S की वैल्यू दी हुई है, इनका सम दे दिया ना यहाँ पर, तो n की जगह 2 लिखने से 2 रकमों का सम n आएगा और 2 रकमों का सम कितना 10। तो बारी बारी हम हर ऑप्शन में बैक सब्स्टिट्यूशन की मदद से 2 लिखेंगे और देखेंगे किस रकम में 2 लिखने से आंसर 10 आता है। यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2/6, 2 + 1 3, सॉल्व कीजिए, 3 3 से कट के आंसर 1, आंसर 10 नहीं आया, ये ऑप्शन फॉल्स है। इसी तरह बेटे यहाँ पर चले जाते हैं, 2 लिखते हैं, 2/2, 2 + 1 3, 2 2 से कट के आंसर 3 आ गया, फॉल्स, 10 वाला आंसर ठीक हो जाएगा बेटा। इसी तरह n की जगह हम 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2/2, 2 का स्क्वायर 4, 24 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 -1 सिंप्लीफाई कर लें, 24 + 6 -1 29, फॉल्स। तो 3 ऑप्शन फॉल्स होगी, तो कंफर्म बात है चौथी ऑप्शन है। अब इसको चेक करने की एंटी टेस्ट में बिल्कुल जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन पे पुट करता हूँ, इनकी जगह 2 लिखता हूँ, 2/3, 4, 2 का स्क्वायर 4 -1 16, 16 - 1 15, 2/3 × 15, आंसर आ जाएगा 10। एंटी टेस्ट में हमें ये टाइम बच जाएगा हमारे पास कि हमें इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। तो बेटे हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसको बनाते हुए हम ये ख्याल करते हैं कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल हो। फर्ज किया, आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था 5, 10, 15, 20 ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसका मतलब है अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाएगी 1/5, 1/10, 1/15, 1/20। ये हार्मोनिक सीक्वेंस हो जाएगी। इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको एपी में चेंज करते हैं और एपी वाले शॉर्टकट लग जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, और बल्कि उससे पहले हम हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। हार्मोनिक मीन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह के आते हैं इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है, अलीज गोज फ्रॉम लाहौर टू कराची एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर एंड रिटर्न टू लाहौर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अली लाहौर से कराची जा रहा है और उसकी गाड़ी की स्पीड है 30 घंटे में वो 1 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब कराची से वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड बताइए। जी बेटा थोड़ी देर के लिए सोचिए, वीडियो को रोक लीजिए। आप क्या सोचेंगे? मेरा ख्याल है हर बच्चा यही सोचेगा कि एवरेज चाहिए, तो दोनों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 40/2, 20 आंसर। लेकिन आप देखिए यहाँ पर तो 20 मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन में बेटा जिसमें आप मसलन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, प्लेस ए से प्लेस बी जा रहे हो, फिर वहां से वापस दूसरी जगह पर आ रहे हो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब आपने एवरेज निकालनी होती है तो याद रखिएगा उसके लिए हम हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। इस क्वेश्चन पे हम हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये लिखा है 2ab, ए की जगह आ जाएगा 30, बी की जगह आ जाएगा 10/a+b, 30+10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। नीचे आ जाएगा 40, ऊपर 3 2 6, 00 आ जाएंगे, 0 से कट जाएगा और 4 का टेबल पढ़िए, 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी एवरेज स्पीड होगी 15। ऑप्शन है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। इस तरह का पहला क्वेश्चन था, अगर अर्थमेटिक मीन दिया हो तो नीचे वाली पावर को 0 लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन दिया हो तो नीचे वाली पावर को -1/2 लिखते हैं। लेकिन बेटा जब ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ऊपर वाली जो टर्म होती है इसको 0 की इक्वल कर देते हैं, n की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो सो आज का 6th चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।